अच्छा भाई, अब हम चलते हैं डायोड के जो मुख्तलिफ टाइप हैं। जैसा कि एक क्रिस्टल डायोड, ऑर्डिनरी डायोड आपने पढ़ा जो कि रेक्टिफिकेशन करता है। अच्छा, एक और इसका टाइप है जो कि एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड कहलाता है। अच्छा, नाम से पता चला है कि ये लाइट एमिट करेगा, ठीक है। तो बड़ी सादी सी बात है, लाइट एमिटिंग डायोड बुनियादी तौर पे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको आप दें तो ये इसको कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी में, रोशनी में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं समझा दूं। इसमें होता क्या है, थोड़ा मैं जनरल इसमें बात कर लेता हूं बेटा। इसमें पी मटेरियल और एन मटेरियल होते हैं इसमें भी, ठीक है। अच्छा, बैरियर यहां पे भी होगा। पी मटेरियल में आपके कौन से होते हैं, पी टाइप ट्राइवेलेंट, एन में पेंटावेलेंट। फिर हमने क्या करना है, इसको फॉरवर्ड ब्यास में रखना होता है। हमेशा के तौर पे एलईडी काम करती है फॉरवर्ड ब्यास में, फॉरवर्ड ब्यास में इसको लगा दो। अच्छा, पी में आमतौर पे हम गैलियम का कुछ ज्यादा अमाउंट रख देते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई ज्यादा आप इंप्योरिटी ऐड करो, जिसको बोलते हैं हम हैविली डोप बोलते हैं। लाइट डोपिंग नहीं, हैवी डोपिंग। अच्छा, एन मटेरियल जो है इसमें हम आर्सेनिक लगा देते हैं जो कि ज्यादा तादाद में होता है, जिसको हम कहते हैं आर्सेनिक आपका पेंटावेलेंट है, ठीक है। अब जैसे आप फॉरवर्ड ब्यास में दोगे तो करंट कंडक्शन तो होगी, करंट बिल्कुल कंडक्शन होगा, पर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर्सेनिक के एटम को भी एक्साइट करेगा। तो पता क्या होता है, आर्सेनिक जो आपका पेंटावेलेंट है उसको एनर्जी मिलती है, तो उसका इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वही इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, फोटोन इमिट करता है। जो फोटोन इमिट करेगा वो आप सिंपली कह दोगे यहां पे आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। जो फोटोन यहां पे इमिट होते हैं वो आपको यहां पे दिखेंगे एच म्यू, या आपको फोटोन इस तरह से दिखेंगे। ये फोटोन कौन से चैनल से निकलते हैं, ये आप कह दो कि इस आर्सेनिक से निकलते हैं। कंडक्शन भी होगी मजे से, फॉरवर्ड ब्यास रिवर्स ब्यास कंडक्शन भी होगी इसमें फॉरवर्ड ब्यासिंग में, और ऊपर से हमें लाइट भी मिलेगी। तो यूं आप कह दो कि भाई जब आप वोल्टेज दोगे तो आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से लाइट पैदा होगी, एंड द प्रोसेस बाय विच आप आर्सेनिक से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलईडी, अगर आपसे पूछा जाए तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन। अच्छा, लो वोल्टेज पे आप दोगे तो आपको कोई इस तरह का करंट नहीं होता। अगर आप हाई वोल्टेज दोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और जो लाइट आपको यहां पे मिलेगी दैट वुड बी विजिबल। ये आपको विजिबल लाइट होती है जो कि तकरीबन ऐसे समझ लो 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक आपको लाइट यहां पे मिलती है। तो दिस डिवाइस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सवाल आ सकते हैं यहां से प्रिंसिपल तक मैंने बता दिया। फॉरवर्ड ब्यास में काम करता है, लाइट एनर्जी पैदा करता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इसका प्रिंसिपल है, ओके। दूसरा एग्जैक्टली इसी तरह से एक और डिवाइस है जो कि हम कहते हैं फोटो डायोड। इसको हम कहते हैं फोटो डायोड, ठीक है। अच्छा, फोटो डायोड भी आपका सेमीकंडक्टर पी एन जंक्शन है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि भाई ये भी सेमीकंडक्टर पी एन जंक्शन है, पी है, ये एन है। पर हम क्या करते हैं, एन जंक्शन जो है ना, इस एन जंक्शन के ऊपर एक हम मेटेलिक लेयर चढ़ा देते हैं। यहां पे ये एक यहां पे मेटेलिक लेयर है, और फिर हम इनको रिवर्स ब्यास में लगाते हैं। डू रिमेंबर, फोटो डायोड हमेशा की तौर पे इट वर्क्स इन रिवर्स ब्यास। हम इनको रिवर्स ब्यास में लगाते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लो। सर वो रिवर्स ब्यास में काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर हम फोटोन गिराएंगे, लाइट इंसिडेंट करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, क्योंकि रिवर्स ब्यास में आपने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी नहीं, तो फिर हम यहां पे जानबूझ के हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाते हैं। वो कैसे करवाएंगे, आप क्या करें, फोटोन फायर करें इसके ऊपर। तो देखें, आपने प्रोसेस एक पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या कहता है, व्हेन फोटोन स्ट्राइक ऑन द मेटेलिक सरफेस तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद यही है।
तो जैसे आप फोटोन गिराएंगे ना तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां पे फिर होगी और यूं आप सिंपली कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अच्छा, वरना रिवर्स बैच में कंडक्शन होती नहीं है ना, तो यहां पे हम कंडक्शन किस तरह से करवाते हैं बेटा? बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहां पे जो हम करवाते हैं दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से बाय मीन्स ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो फोटो डायोड बुनियादी तौर पे क्या करता है? लाइट एनर्जी आप दें, मतलब फोटोन आप गिराएं तो फिर ये करेगा कंडक्शन। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा? इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कौन सा होगा बाबा? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखें, आमतौर पे जब आप स्विच ऑन करोगे खाली तो उस वक्त थोड़ा बहुत करंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपली लीकेज करंट। उस वक्त जो करंट होता है वो कौन सा? लीकेज करंट होता है, क्योंकि आपने बैटरी जब कनेक्ट की तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में कंबाइन होंगे। भले दीवार बढ़े पर इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो तो होता है ना, दैट फ्लो इज एक्चुअली कॉल्ड एज लीकेज करंट। दोबारा से हमने जब फायर किया फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी तो फिर अब पता क्या होगा? अब इसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर एक करंट आता है, तो टोटल करंट क्या होगा? लीकेज करंट प्लस में अब जो आपने सैचुरेशन करंट जो दिया, तो कुल मिला के अब नेट करंट यहां से फ्लो होगा, आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवा सकते हो। बड़ी सादी सी बात है बेटा, रिवर्स ब्याज में काम नहीं करता, हमने ऑन करना होता है। जैसा कि टीवी है ना, टीवी का स्विच ऑन है पर रिमोट से ऑन करना पड़ता है। मतलब आपने ब्यासिंग तो की, रिवर्स ब्यासिंग की, पर रिमोट की जरूरत पड़ती है। अब रिमोट का जो फोटोन है वो क्या करेगा? इस बैरियर को तोड़ देता है। जब बैरियर को तोड़ेगा तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाकी के इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, तो यूं हम सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो जाएगा। तो दैट इज द सिंपल वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड आप इस तरह से काम करवा सकते हो। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह से एक चीज और भी है जो कि हम कह सकते हैं सोलर सेल। बिल्कुल इसी तरह से एक और भी है जो कि आपका सोलर सेल होता है। सोलर सेल में क्या कहानी है, थोड़ा इस पे भी हम बात करना चाहते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन सोलर सेल। तो तीसरा जो इसमें है इसी में बेटा वो आपका होता है सोलर सेल। अच्छा, सोलर सेल भी एग्जैक्टली इसी तरह से होते हैं ना, पर यह है कि सोलर सेल में आपको ब्यासिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वहां पे वोल्टेज चाहिए नहीं होता है। सोलर सेल या सोलर प्लेट अपने जो पढ़े उसमें वही बात कि भाई एक मेटेलिक लेयर होता है, मेटेलिक लेयर है जहां से हमने क्या करना होता है? फोटोन देने होते हैं। अच्छा, फिर आप कोई यहां पे ब्यासिंग नहीं करें, मतलब यहां पे कोई ब्यासिंग की जरूरत नहीं होती, दे वर्क्स विदाउट ब्यासिंग। अच्छा, फिर करना क्या है? आप क्या करें? यहां से फोटोन की फायरिंग करें। जैसे ये फोटोन इसके ऊपर गिरेंगे, जैसे ये फोटोन इसके ऊपर गिरेंगे तो कंटिन्यूअसली वो फोटोन इन इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव करवाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूअस मोशन होगी या कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन गिराएंगे या कंटिन्यूअसली फोटोन गिरेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। अगर ये सर्किट आपका कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है फोटोन कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को निकालता जाएगा, तो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता जाएगा और यूं आप सिंपली कह सकते हैं आपको बिजली कंटिन्यूअसली या करंट कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। यहां पे कोई आपने लोड लगा दिया, पक्खा लगा दिया, बल्ब लगा दिया तो वो कंटिन्यूअसली ऑन होता रहेगा। तो सोलर प्लेट जो होते हैं ना वो हमेशा की तौर पे दे मस्ट रिमेन एक्सपोज टू द सन ऑल द टाइम। वो हमेशा की तौर पे सन के सामने रहें, कंटिन्यूअसली फोटोन गिरते रहें तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे। पर ये सारा ऐसे नहीं है बाबा, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। याद करो, हर फोटोन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी हैव डन कि इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, पर जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ऊपर होगी तो इसका मतलब आप इस प्लेट को इस आम ट्यूबलाइट के सामने रखेंगे तो कंडक्शन नहीं होगी। रीजन क्या बाबा? क्योंकि उसके पास ये सलाहियत एबिलिटी होती नहीं है। तो ये आपका जो डिवाइस है ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें कोई ब्यासिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं होती जब भी तो हम वोल्टेज पैदा करना चाहते हैं। तो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेहतरीन एप्लीकेशन आपका ये हो सकता है। यू कैन हैव द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो ये डिवाइस आपका क्या कहलाता है बेटा? दैट डिवाइस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सोलर सेल। दैट्स इट। तो ये हो गए 3 डायोड के इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर का एक और एप्लीकेशन है, बड़ा अहम है, उस पर भी हम आते हैं।
और उसका नाम है, आप सिंपली कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर। एक और चीज है जो कि हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। अच्छा, ट्रांजिस्टर ट्राई रेजिस्टर, मतलब आप सिंपली कह सकते हो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है। अच्छा, 3 टर्मिनल डिवाइस है, ये 3 टर्मिनल रखता है। क्या मतलब? ऑक्टेन हम कैसे करते हैं, इसको बना कैसे सकते हैं, पहले तो उसका मैं समझा दूं थोड़ा। बाबा 2 पीएन जंक्शन मिलाओगे तो ट्रांजिस्टर आपको बन के मिलेगा। अब ये 2 पीएन जंक्शन हम कैसे मिलाएं, इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए आप ये समझोगे। अच्छा बाबा, ये आपस में करें कंबाइन, एन आपस में मिला दो तो नया वाला डिवाइस आपको मिलेगा, ये वाला पी वही रहा, ये आपका एन आपका वही रहा, ये पी आपका वही रहा। अगर यूं मिलाओगे तो बड़ी सादी सी बात है, एन आपका यही रहा, पी आपका कॉमन है, एन आपका वही रहा। तो हमें 3 टर्मिनल वाला एक डिवाइस मिल गया, जिसमें एक आपका ये साइड है, एक आपका ये साइड है और एक आपका ये है। अच्छा, एक को हम बोलते हैं यहां पे इनपुट, इनपुट का नाम हम यहां पे रखते हैं एमिटर। अच्छा, एक है आपका आउटपुट, पर यहां पे इसका नाम हम रखते हैं कलेक्टर। और एक है आपका कॉमन, इसका नाम हम रखते हैं बेस। ठीक है, यहां पे भी वही कहानी, एक आपका इनपुट है, एक आपका कॉमन है, एक आपका कलेक्टर है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर के टर्मिनल कितने बेटा? 3। अच्छा, जंक्शंस कितनी है, मतलब बैरियर कितने? 2 बैरियर है। एक बैरियर है एमीटर और बेस के बीच में, यह बैरियर कहलाता है एमीटर बेस जंक्शन। अच्छा, दूसरा बैरियर कलेक्टर और बेस के बीच में, इसको हम कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। अच्छा, डू रिमेंबर, एमीटर बेस जंक्शन जो होती है ना, ये हमेशा की तौर पे कैसे रखी जाती है? इट इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड ब्यास। ये हमेशा की तौर पे हम कैसे रखते हैं? फॉरवर्ड ब्यास में रखते हैं। और कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये हमेशा की तौर पे हम कैसे रखते हैं? ये हमेशा की तौर पे इट इज ऑलवेज केप्ट इन रिवर्स ब्यास। मैं समझाता हूं, ये रिवर्स ब्यास में रखते हैं और ये फॉरवर्ड ब्यास में। 2 अलग अलग ब्यासिंग देते हो ना, उसीलिए इसका नाम रखा गया बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी हम इसको कहते हैं, जो कि बड़ी सादी सी माने में बीजेटी कहलाता है। ठीक है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अच्छा, फॉरवर्ड ब्यास में रखना है ना, इसका मतलब ये कि P मस्ट बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एंड N मस्ट बी कनेक्टेड विथ नेगेटिव। ये हुआ। अच्छा, रिवर्स ब्यास में रखना है, इसका मतलब ये है कि P मस्ट बी कनेक्टेड विथ नेगेटिव एंड N मस्ट बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव। तो जो पोलैरिटी मेंटेन करनी होती है वो यूं होती है आपकी, ऑपरेशन के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो। अच्छा, सेमीकंडक्टर में जो हम डायरेक्शन देते हैं वो किस तरह का देते हैं? होल करंट का ना। तो हम सादी सी माने में कह सकते हैं कि भाई होल करंट का डायरेक्शन इस पीएनपी में टुवर्ड्स बेस होगा, होल करंट। और एनपीएन की अगर बात करें तो होल करंट का डायरेक्शन हम ऐसे लेते हैं। तो इनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी होल करंट की बुनियाद पे है। क्या मतलब बाबा? ये वाला जो है ना पीएनपी, इसको हम सिंबॉलिकली कैसे शो करते हैं? तो बात वही कि भाई 3 टर्मिनल होंगे। अच्छा, एक होता है एमीटर, एक होता है कलेक्टर, एक होता है बेस। यहां पे भी बात करो तो यहां पे भी वही बात, 3 टर्मिनल होंगे, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। सर अब पता कैसे चले कि पीएनपी है या एनपीएन है? मतलब अगर आप ये जानना चाहो कि पीएनपी डिवाइस है या एनपीएन है, उसका हमें किस तरह से अंदाजा हो, उसका हम किस तरह से पता लगा लें, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप इस चीज को थोड़ा सा गौर से समझेंगे बाबा, कि हाउ टू नो कि वेदर इट इज एनपीएन और पीएनपी। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, आप इसको देख लें। अच्छा, डायरेक्शन हमेशा की तौर पे किस बुनियाद पे दी जाती है? होल करंट। अच्छा, अगर होल टुवर्ड्स बेस हो, देखो इनवर्ट एरो है ना, अगर होल बेस की तरफ हो तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे कि भाई ये P है, ये N है, ये P है, तो इसका नाम हम रखेंगे दैट इज PNP।
लेकिन यहां पे देखो, अगर होल एमीटर की तरफ हो, बाहर हो, एमीटर की तरफ हो, ये ऐसे होल करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे हो, तो जिसकी तरफ होल होता है वो एन कहलाता है, जहां से आता है वो आपका पी है। तो आप कह सकते हो कि दूसरा जो ट्रांजिस्टर हो गया दैट इज एन पी एन। तो एक ट्रांजिस्टर है, आप कह दोगे पीएनपी, और एक आपका ट्रांजिस्टर है एनपीएन। ट्रांजिस्टर के कितने किस्म बेटा? दो है, एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक आपका होता है इस तरह से एनपीएन। चले, अब इनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, इसमें हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। हाउ टू यूज। देखो, आमतौर पे होता क्या, मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आपको बता दूं, आप ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन थोड़ा समझ लें, आसानी हो जाएगी बाबा। 3 टर्मिनल है ना, ये रहे आपके 3 टर्मिनल। अच्छा, ये वाला कौन सा है? मिसाल के तौर पे एन, ये पी, ये एन। हम बात करना चाहते हैं एनपीएन की। ये अपने क्या करना होता है, हमेशा की तौर पे फॉरवर्ड बैच में रखना होता है। तो दिस मस्ट बी कनेक्टेड इन दिस वे, ये आपने ऐसे रखना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने किस में रखना होता है? रिवर्स में। तो इसको हम कैसे रखते हैं भाई? पी है ना, तो उसको नेगेटिव दो और बाकी आप इस तरह से यूं करो। अब प्लीज थोड़ा समझेंगे इसका ऑपरेशन ना। अच्छा, होगा क्यों, किस तरह से, थोड़ा देखो। एन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी में क्या होता है? होल होते हैं यहां पे, ठीक है। और ये एन है तो यहां पे भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अब थोड़ा समझें। जैसे मेन करंट आएगा, इस करंट को हम कहते हैं इनपुट करंट या एमिटर करंट। ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। नतीजतन ये जो शुरुआती वाली आपकी जो जंक्शन है, जिसको हम बोलते हैं एमिटर बेस जंक्शन, इसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स और होल के डिफ्यूजन है, आपने एलईडी पढ़ दी। तो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, नतीजतन ये बैरियर टूटती है, पर शर्त ये कि आपका सप्लाइड वोल्टेज इसके बैरियर पोटेंशियल से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये बैरियर टूटेगी तो हम सिंपली ये बात कर सकते हैं कि भाई ये आपके इलेक्ट्रॉन इस दीवार को तोड़ के आगे जाएंगे, और जब आगे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन होल के साथ कंबाइन होंगे। कॉम्बिनेशन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल की कॉम्बिनेशन से आप सिंपली कह दोगे करंट पैदा होगा। अच्छा बाबा, ये जो बीच वाला बेस है ना, इसमें जो चार्ज कैरियर है वो हम कम रखते हैं, मतलब आपका बेस लाइटली डोप्ड होता है। ये बात आप ध्यान में रख लो, बेस को हमेशा की तौर पे हम समझते हैं लाइटली डोप्ड, मतलब इसमें इंप्योरिटी की तादाद कम होती है। तो जैसे 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मिसाल की तौर पे, अगर 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मिसाल की तौर पे, तो उस 100 में से कोई 5 ऐसे होंगे जो कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि होल भी 5 होंगे मुश्किल से लाइटली डोप की वजह से। ये आपस में कंबाइन होकर नीचे चले जाते हैं सीधा, क्योंकि इसको सीधा एक रास्ता मिल रहा है। तो ये एक करंट प्रोड्यूस करते हैं, दिस करंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज बेस करंट। अच्छा, बाकी बचे 95 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आ गए ना, बाकी 95 इलेक्ट्रॉन बचे। वो इलेक्ट्रॉन अभी इस जंक्शन में मौजूद हैं, क्योंकि 5 कंडक्ट कॉम्बिनेशन करके नीचे चले आए, बाकी 95 बचे हुए हैं वो। और कलेक्टर साइड पे जरा देखो, कलेक्टर साइड पे जरा देखो बेटा, कि वहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब बीच में लेयर है, भले रिवर्स व्यास है, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे भी है, इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे भी है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ना, और बीच में जो लेयर है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रेशर यहां पे अच्छा खासा डेवलप होता है, रिपेल फोर्स, रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो यूं बाकी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो मजे से यहां से फ्लो हो जाते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब बाकी जो 95 इलेक्ट्रॉन है वो मजे से फ्लो हो जाते हैं। तो इसका मतलब यूं हुआ कि आपका जो इनपुट करंट है, एमीटर करंट, वो बराबर हो जाता है, चंद इलेक्ट्रॉन बेस करंट की सूरत में चले जाते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो कलेक्टर करंट की सूरत में। इसका मतलब आपको इनपुट जो था आपका वो इस्तेमाल हो गया आउटपुट के हिसाब से, और प्लस में सम इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन दिस वे बेस करंट। इसको हम कहते हैं सिंक करंट, इसको हम सिंक करंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो करंट है जो हमें नहीं मिला, लॉस हुआ। अच्छा, तो जो इक्वेशन है ट्रांजिस्टर की बाबा, वो इस तरह से ऐसे है। ट्रांजिस्टर की इक्वेशन आमतौर पर ऐसे लिखते हैं। अच्छा, एफिशिएंसी आपने जैसे पढ़ी होती है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इसी तरह से इस ट्रांजिस्टर में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं करंट गेन, करंट गेन कहते हैं। ये जो करंट गेन है वो क्या होता है? आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इनपुट करंट आपका एमीटर है।
इस करंट गेन को हम अल्फा के साथ शो करते हैं। और डू रिमेंबर, इस अल्फा की वैल्यू हमेशा की तौर पे लेस देन 1 होगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि इनपुट और आउटपुट 100% आपस में बराबर हो, क्योंकि थोड़ा बहुत करंट बेस करंट की सूरत में नीचे आ सकता है। ठीक है ना। तो ऑपरेशन आपने इसका ये पढ़ा कि हाउ डज इट वर्क। तो बड़ी सादी सी बात है कि पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर इस तरह से काम करेगा। अच्छा, सेम कैन बी रिपीटेड फॉर पीएनपी, यही वाला सिलसिला आप पीएनपी के लिए भी रिपीट कर सकते हो। तो ये है आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अच्छा, ट्रांजिस्टर में होता क्या है, थोड़ा ये मैं समझाना आपको चाहूंगा कि भाई ट्रांजिस्टर में बुनियादी तौर पे होता क्या है, या ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है उसमें हम किस तरह की बातें कर सकते हैं, इस पे थोड़ा हम ओवरव्यू देना चाहते हैं। सुनो जरा, ट्रांजिस्टर में अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रिवर्स ब्यास होता है, रिवर्स ब्यास की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अच्छा सॉरी, इनपुट फॉरवर्ड ब्यास होता है, सॉरी इनपुट आपका फॉरवर्ड ब्यास होता है, तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। अच्छा, आउटपुट जो होता है इसका, आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो रिवर्स ब्यास होता है। अब थोड़ा देखोगे, इनपुट रेजिस्टेंस RIN, आउटपुट रेजिस्टेंस R आउटपुट। जब हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, क्योंकि हम जो सिग्नल देते हैं ना, या लेवल देते हैं, हम कोई सिग्नल देते हैं उसको हम कहते हैं वोल्टेज लेवल। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो आवाज है इसकी वोल्टेज लेवल कम है, एम्पलीट्यूड कम है, यूं समझ लो। तो जो इनपुट है ना बाबा, वो आपका वेव, इनपुट वेव आपका कम है। क्यों? क्योंकि इनपुट की जो वोल्टेज लेवल है वो कम है। वोल्टेज लेवल कम क्यों है? क्योंकि V = IR लगा लो। इनपुट रेजिस्टेंस अगर कम है तो कह दो कि इनपुट वोल्टेज आपका कम है। जब ये वोल्टेज आप ट्रांजिस्टर को देते हो, या जब ये वोल्टेज ऐसे फ्लो होगा, तो आउटपुट पे वोल्टेज आपको क्या मिलेगा? आउटपुट पे वोल्टेज आपको बड़ा मिलेगा। बड़ा क्यों मिलता है आउटपुट वोल्टेज बेटा? आउटपुट वोल्टेज बड़ा क्यों मिलता है? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज = IR ना, आउटपुट रेजिस्टेंस है, कलेक्टर भले करंट है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? लार्ज रेजिस्टेंस है। मैथमेटिकली अगर आप किसी भी वैल्यू बड़े से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब बड़ा आएगा। इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज आपको बड़ा मिला। इनपुट कम है क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, फॉरवर्ड ब्यास है। आउटपुट ज्यादा मिला क्योंकि जो रिवर्स ब्यास की वजह से रेजिस्टेंस बढ़िया है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। एंड द प्रोसेस बाय व्हिच वी हैव इंक्रीज द वोल्टेज, इस प्रोसेस का नाम हम रखते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं एम्पलीफिकेशन हमने कर दी। एम्पलीफिकेशन का मतलब ये हुआ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज लेवल। आपने वोल्टेज लेवल बढ़ा दी तो कह दो कि भाई आपने एम्पलीफिकेशन कर दी। और यही रीजन है कि हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर हैं, द ट्रांजिस्टर दे बिहेव एज एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करते हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब है वोल्टेज बढ़ाना, तो ट्रांजिस्टर का बुनियादी तौर पे काम होता है एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर। ठीक है ना। अच्छा, आपने आमतौर पे देखा होगा कि जब हम इको साउंड पे बोल रहे होते हैं माइक पे, तो माइक पे हमारी आवाज कम होती है, पर जो लाउड स्पीकर पे आपको आवाज बड़ी होकर मिलती है। बीच में काम किसका है? इसका है, ट्रांजिस्टर का है। तो ट्रांजिस्टर बिहेव एज एन एम्पलीफायर। डायोड एम्पलीफायर नहीं होते, वो एज ए रेक्टिफायर होते हैं। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी कहानी। आप ट्रांजिस्टर में इतना ही कीजिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। बाकी इनके यूज बहुत है, इसको आप एमीटर कॉमन रख के भी इस्तेमाल कर सकते हो यूज के हिसाब से। तो हम इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हम इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप बेस कॉमन रख के बात करो तो उसको बोलते हैं हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर कलेक्टर कॉमन रख के बात करें तो इट वुड बी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इसके चक्कर में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपने प्रोसेस इसका देख लेना है, और उनका ऑपरेशन जो वेव है उसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर में जो आपको मैंने अभी पढ़ाया यही करना, यहीं से सवाल अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। तो 16 चैप्टर अब आपका कंप्लीट हुआ। जो बातें आपसे की गई 16 चैप्टर में
मोर देन इनफ है बेटा, आप सिर्फ इसको रिव्यू कर देना, इंशाल्लाह ताला सवाल आएंगे तो यहीं से आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहें।